नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और न्यूज 360 में खबर संसद से। विपक्ष जिस मुद्दे पर सियासत चमका रहा था, अब वही उसके लिए मुसीबत बन गया है। कैसे, आपको बताएंगे। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर देश में तनाव है और विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर थे। क्या है हालिया स्थिति, वो भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत खबर जो है न्यूज 360 की सीरिया से जुड़ी भी एक बड़ी खबर होगी। हम आपको वो भी दिखाएंगे कि सीरिया में कैसे करीब 50 साल के जो शासन था उसका तख्ता पलट हो गया है। न्यूज 360 में विपक्षी गठबंधन में दरार की खबर भी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं ऐसी खबर से जो देश की महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देगी। पीएम मोदी ने आज देश की महिलाओं को एक बड़ा और खास तोहफा दिया है। का दिन भी नारी शक्ति की उपासना जैसा ही है। पीएम मोदी पानीपत की ऐतिहासिक धरती से ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मोदी सरकार एक ऐसी योजना लाई है जिससे 18 से 70 साल की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी ने हरियाणा से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना लॉन्च की। आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। उसी संकल्प के साथ मैं आज आप सब पे दर्शन करने के लिए आया हूं। अब यहां देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को अभी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश की महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने जिस LIC बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है, आखिर वो योजना है क्या और उस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, वो भी समझ लेते हैं। 3 साल के लिए स्टाइपेंडरी स्कीम है। पहले चरण में 35,000 महिलाओं को LIC एजेंट के तौर पर रोजगार दिया जाएगा। 18 से 70 साल की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। महिलाओं को पैसों के साथ 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। चयनित सभी महिलाएं LIC एजेंट के तौर पर काम कर पाएंगी। 3 साल में 2 लाख रुपए देगी सरकार। पहले साल महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरे साल 6,000 रुपए महीना देगी मोदी सरकार। तीसरे साल में 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी ने पानीपत की धरती से बीमा सखी योजना की शुरुआत की। करीब 1 दशक पहले पीएम मोदी ने पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। 10 साल बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर पानीपत की धरती से महिलाओं को एक बड़ा सौगात दिया है। साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहां पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में ही बीते दशक में हजारों बेटियों का जीवन बचा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। पीएम मोदी ने हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत की तो जनधन बैंक खाते की उपलब्धियां भी बताई। कि जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते खुले। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जनधन बैंक खाते ना होते तो क्या होता? जनधन बैंक खाते ना होते तो गैस सब्सिडी के पैसे सीधे आपके खाते में न आते, कोरोना के समय मिलने वाली मदद न मिली होती, किसान कल्याण निधि के पैसे
महिलाओं के खाते में जमा न हो पाते, बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलना मुश्किल होता, अपना घर बनाने के लिए पैसे बेटियों के खाते में सीधे ट्रांसफर न होते, रेहड़ी पटरी लगाने वाली बहनों के लिए बैंक के दरवाजे बंद ही रहते और मुद्रा योजना से करोड़ों बहनों को बिना गारंटी का लोन भी मिलना मुश्किल होता। महिलाओं के पास अपने बैंक खाते थे, इसलिए वो मुद्रा लोन ले पाई, पहली बार अपने मन का काम शुरू कर पाई। साथियों, गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में हमारी बहनों ने ही बड़ी भूमिका निभाई है। हाल ही में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। हरियाणा की धरती से पीएम मोदी ने एक है तो नेक है का नारा दिया था। अब जब चुनाव जीतने के बाद हरियाणा पहुंचे तो उस नारे पर भरोसा करने के लिए हरियाणा की जनता का आभार जताया। मैं पूरे हरियाणा को, यहाँ के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं। हरियाणा ने एक है तो सेफ है इस मंत्र को जिस तरह अपनाया, वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। सोमवार को जहां पीएम मोदी ने हरियाणा से महिलाओं को उपहार दिया, तो वहीं उससे पहले राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने राइजिंग राजस्थान समिट को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताया। राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स यहां पिंक सिटी में पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में आप सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। पीएम मोदी ने राजस्थान में भारत की पिछले 10 साल में भारत की 11वीं अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी बीते 10 साल में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था करीब डबल की है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। पीएम मोदी ने राजस्थान में पिछली सरकारों पर भी हमला बोला और अपने विरासत से विकास के मंत्र को भी दोहराया। पीएम मोदी ने राजस्थान को लेकर कुछ नए मंत्र भी दिए। आजादी के बाद की सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास था और ना ही देश की विरासत। इसका बहुत बड़ा राजस्थान नुकसान उठा चुका है। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी विरासत भी इस मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। साथ राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान।
राजस्थान राइजिंग समिट से पहले ही राजस्थान सरकार ने 35 लाख करोड़ के विभिन्न कंपनियों में MOU कर चुकी है, जिसका लाभ सीधे राजस्थान और यहाँ के लोगों को मिलने की उम्मीद है। तो चलिए बात कर लेते हैं वैदिक दर्शन और सेवा से जुड़ी हुई खबर की। पीएम मोदी ने आज गुजरात के रामकृष्ण मठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। खंबा में नवनिर्मित प्रार्थना सभागृह और साधु निवास का निर्माण ये भारत की संत परंपरा का पोषण करेगा। यहां से सेवा और शिक्षा की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जिसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों को मिलेगा। श्री रामकृष्ण देव का मंदिर, गरीब छात्रों के लिए हॉस्टल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, अस्पताल और यात्री निवास, ये कार्य अध्यात्म के प्रसार और मानवता की सेवा के माध्यम बनेंगे। और संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष जिस अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, अब वो मुद्दा खुद उसको उल्टा पड़ गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में अचानक से जॉर्ज सोरोस का नाम चर्चा में आ गया और ये चर्चा कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया। सोरोस को लेकर कांग्रेस पर लगे आरोप संगीन है। क्या है पूरा मामला और क्या है बड़े आरोप, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच एक नाम चर्चा में है। वो नाम है अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान की संसद में सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्थाओं के तार कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं से जुड़ रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी अब जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज़ को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। आज फिर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सोमवार को सदन की कार्यवाही बाधित रही। दरअसल इसके पीछे रविवार को बीजेपी द्वारा लगाया सनसनीखेज आरोप है। बीजेपी के जिस आरोप पर हंगामा बरपा है वो आरोप भी बताते हैं। बकौल बीजेपी सोनिया गांधी एशिया प्रशांत क्षेत्र में FDL-AP फाउंडेशन की सह अध्यक्ष है। जॉर्ज सोरोस डेमोक्रेटिक लीडर्स के फोरम FDL-AP की फंडिंग करता है। डेमोक्रेटिक लीडर्स के फोरम FDL-AP पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। बीजेपी का दावा है कि सोनिया ने राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता के दौरान जॉर्ज सोरोस से साझेदारी की, जिसके बाद भारत में विदेशी फंडिंग के प्रभाव को बढ़ावा मिला। सोरोस की फंडिंग वाली ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सलील शेट्टी ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था। सोनिया पर आरोप लगाने से पहले बीजेपी ने राहुल गांधी पर भारत विरोधी न्यूज पोर्टल OCCRP से कनेक्शन को लेकर हमला बोला था और अब बीजेपी ने सोनिया गांधी को निशाने पर लिया है। बीजेपी ने इस बार डेमोक्रेटिक लीडर्स के फोरम FDL-AP को लेकर सोनिया पर आरोप लगाया है। FDL-AP क्या है वो भी जान लेते हैं।
फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक एक संगठन है। इस संगठन ने कश्मीर को भारत से अलग करने के विचार का समर्थन किया है। कश्मीर को भारत से अलग करने की पैरोकारी भी करता है। FDLAP पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप है। जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा इसकी फंडिंग की जाती है। सोनिया गांधी FDLAP फाउंडेशन की सह अध्यक्ष हैं। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी ने FDLAP से सोनिया गांधी के कनेक्शन को लेकर कांग्रेस से तीखे सवाल भी दागे हैं। बीजेपी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से सोनिया गांधी के कथित संबंधों को लेकर साफ-साफ जवाब मांग रही है। आज हम साफ विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस वी वांट अ क्लियर कट आंसर। सोरोस के सोनिया कनेक्शन पर सोमवार को राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी के सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोपों को लेकर हंगामा कर रही थी, तो बीजेपी सांसद कांग्रेस से इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य है, और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। इस पूरे मुद्दे पर सदन के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी से लेकर चर्चा की मांग पर अड़ी है। बीजेपी कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ रही है, तो विपक्ष का कहना है कि सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। अगर गांधी राहुल निर्दोष है, उनका जॉर्ज सोरोस से कोई संबंध नहीं है, अगर वो उनकी जो जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में फंडिंग करती है तमाम लोगों को, उस फंडिंग में जो रिपोर्ट्स आती हैं ठीक पार्लियामेंट के पहले आती, जिससे विपक्ष उसको सेंसेशनल बनाए, उनको न चलने दे, तो एक तरह से देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर इसको चर्चा क्यों नहीं कांग्रेस से चाहती है? एंटी इंडिया फोर्सेस, क्या ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब कोई सरकार और उनके आला लोग देखने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सरकार तुम्हारी भाई, जांच करवा लो। सोनिया गांधी पर लगे आरोपों का मुख्य किरदार जॉर्ज सोरोस है। बीजेपी के आरोप गंभीर हैं। उसका कहना है कि कांग्रेस अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के इशारे पर चल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सोनिया और राहुल पर जो संगीन आरोप लगाए हैं, वो भी सुन लीजिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलते, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। एक सवाल जो कुछ दिन पहले उठा, वो कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जो फंडिंग करने वाले, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने वाले, और ये वो लोगों के साथ रिश्ता है जो इस लोकतंत्र का संविधान जिन्होंने लिखा, उनको सत्ता में हराने का जिन्होंने काम किया, सत्ता से बाहर निकालने का काम किया, BR अम्बेडकर जी को। और एक कांग्रेस पार्टी पर एक सवाल खड़ा होता है कि विदेशी फंडिंग पर आज जवाब क्यों नहीं दे पा रही। कांग्रेस पार्टी हर मर्यादा को तोड़ रहा है, और उसी के साथ किसके इशारा पर ये चल रहा है, जॉर्ज सोरोस के इशारा पर चल रहा है। ये लिंक भी अभी एकदम खुलासा होगा, इट हैज बिकम वेरी ओपन। फिर भी वो अपने आप को और सारे देश में रिजेक्ट हो रहा है। वो थोड़ा कुछ 99 सीट आने के बाद इतने उनको उत्साह आ गया था, लेकिन हर जगह इनके व्यवहार के कारण
सभी जगह जनता ने उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। सोरोस पर छिड़ा ये सियासी संग्राम नया नहीं है। बीजेपी कई दफे गांधी परिवार पर सोरोस से कनेक्शन के आरोप लगा चुकी है। वैसे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सोरोस पर दुनिया के कई देशों में समाज सेवा के नाम पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप है। जॉर्ज सोरोस के काले कारनामों की कुंडली भी जान लेते हैं। जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी बताता है। कई देशों की राजनीति को प्रभावित करने के एजेंडा चलाने का आरोप है। हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो 1947 में वो बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आया। अमेरिका में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा और अपनी किस्मत बदली। बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने के लिए जॉर्ज सोरोस कसूरवार। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में आगे रहा है जॉर्ज सोरोस का नाम। आर्टिकल 370 से लेकर अडानी मामले पर भारत के खिलाफ जहर उगला। पीएम मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। पैसे के दम पर दुनिया भर की सियासत में दखल देता है जॉर्ज सोरोस। समाज सेवा की आड़ में जॉर्ज सोरोस कई देशों की राजनीति को प्रभावित करता है। जॉर्ज सोरोस फिलहाल कांग्रेस के गले की सियासी फांस बना हुआ है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस के लिए मुसीबत बने हुए हैं। अडानी मुद्दे पर लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित करने वाली कांग्रेस बीजेपी के आरोपों के बाद बैकफुट पर आ गई है। तो चलिए बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। और पिछले 4 महीनों से यानी कि शेख हसीना के निर्वासन के बाद जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई और हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर, हिंदू मंदिरों पर टारगेटेड हमले हुए हैं, उसको लेकर देश नहीं दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन देखे गए। और आज विदेश जो सचिव हैं, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे थे। कई बड़ी बैठकें हुई। क्या कुछ निकल के आया है वो उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का दौरा तनाव को कम करने, रिश्तों में बढ़ती तल्खियों को दूर करने के लिए बेहद अहम साबित होने की संभावना रखता है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद जिस रवैये के साथ बांग्लादेश आगे बढ़ा, उसने भारत समेत कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी थी कि आखिर बांग्लादेश किस राह पर चल पड़ा है। और शायद इसीलिए भारतीय विदेश सचिव का बांग्लादेश का दौरा बेहद अहम साबित हुआ है। कहा जा सकता है कि तनाव के बीच रिश्तों को गर्माहट मिली है। विक्रम मिस्री और समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन से एक बड़ी वार्ता हुई। बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद से भी विदेश सचिव की मुलाकात हुई। हिंदुओं पर हमले को लेकर विस्तार से वार्ता हुई है। हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भी चर्चा हुई है। मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने को लेकर भी बात हुई है। दोनों देश रिश्तों को और मजबूत करने को लेकर तैयार भी हुए हैं। तीसरे वैश्विक दक्षिण के स्वर सम्मेलन में मोहम्मद यूनुस को निमंत्रण भी दिया गया है। The opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. We expect overall a constructive approach on all these issues by the Bangladesh authorities, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking and constructive direction. Thank you all very much. एक दिवसीय यात्रा पर विक्रम मिस्री जब ढाका पहुंचे तो वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भारत के विदेश सचिव एफओसी पर हर वर्ष होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे थे। सचिव स्तर की वार्ता में कई बड़े मुद्दों पर बातचीत होती है, जिसमें दोनों देशों के बीच वीजा, पॉलिसी, व्यापार पर भी चर्चा होती है। पिछले साल ये मुलाकात 24 नवंबर को दिल्ली में हुई थी। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश के हालात बदल चुके और इसीलिए रविवार को न्यूयॉर्क में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली बोलते हुए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साफ दो टूक शब्दों में कहा कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने नरसंहार किया है। बांग्लादेश में पिछले 4 महीनों से लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, जो कि बताता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के पीछे कौन है। बांग्लादेश एक आतंकवादी राष्ट्र बनता जा रहा है और उनकी बहन की भी हत्या की साजिश रची गई थी। बांग्लादेश इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मैंने कोशिश की थी कि बांग्लादेश में आर्थिक तरक्की हो, दुनिया में एक अलग पहचान बने, पर लोकतंत्र के खिलाफ तानाशाही विचारधारा इस समय खड़ी है। पर बांग्लादेश शांति चाहता है। It is also reflected in the mutually beneficial engagement we have on a whole set of issues ranging from trade, commerce, connectivity, power, water and energy, development cooperation, consular cooperation and cultural cooperation. There is no reason why this mutually beneficial cooperation should not continue to deliver in the interests of both our peoples.
भारत के विदेश सचिव का दौरा बेहद अहम रहा है। कई बैठकों ने भी बता दिया कि भारत धैर्य के साथ बांग्लादेश से अपने रिश्तों को नई मजबूती और नई पहचान देने में जुटा है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सनातन धर्म को मानने वालों को निशाना बनाना हो या पाकिस्तान से नजदीकियां, भारत की नजर बांग्लादेश के हर हरकत पर लगी रहेगी। बांग्लादेश अब किसी दूसरे ट्रैक पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुद्दा और चिंताएं सिर्फ हिंदुओं पर हमले को लेकर ही नहीं, सिर्फ हिंदू मंदिरों को तोड़ने तक नहीं, सिर्फ सनातन पर संकट तक ही नहीं रह गया है। अभी बांग्लादेश का पाकिस्तान प्रेम जो दिख रहा है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार लगातार पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। मोहम्मद यूनुस सरकार पहले ही कोलकाता और त्रिपुरा से अपने 2 डिप्लोमेट्स वापस बुला चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश समझौते पर समझौते किए जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान का हितैषी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस पाकिस्तान पर शेख हसीना सरकार ने कई कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे, वही पाकिस्तान आज बांग्लादेश का बड़ा व्यापारिक साझेदार बनता दिख रहा है। यानी कहा जा सकता है कि बांग्लादेश का पाकिस्तान से प्यार, लेकिन हिंदुस्तान से परहेज साफ दिख रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों की बांग्लादेश में अब एंट्री फ्री हो गई है, यानी कि बिना जांच के कोई भी पाकिस्तानी बांग्लादेश में घुस सकता है। बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के ही बांग्लादेश में एंट्री मिल गई है। भारत को वीजा देने में बांग्लादेश ने कटौती की है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्यार दिख रहा है। ढाका ने कोलकाता मिशन को अपना आदेश भेजा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से सीधे समुद्री संपर्क की शुरुआत भी करने वाला है। कराची से एक कार्गो शिप चटगांव पोर्ट पहुंचेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ान सेवा भी शुरू होने जा रही है, जो कि 2018 से बांग्लादेश पाकिस्तान उड़ान सेवा बंद थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से हथियार खरीदने में भी मोहम्मद यूनुस की सरकार ने दरियादिली दिखाई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से गोला बारूद का बड़ा ऑर्डर दिया है। अंतिम सरकार ने लगभग 40,000 राउंड तोपखाना गोला पाकिस्तान से मंगवाया है। राउंड टाइम गोला बारूद भी लगभग 2000 को लेकर समझौता हुआ है। लगभग 40 टन RDX विस्फोटक भी पाकिस्तान बांग्लादेश को देगा। वहीं 2900 उच्च तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल भी पाकिस्तान बांग्लादेश को समझौते के तहत देगा। जबकि 2023 में ढाका ने 12,000 राउंड गोला बारूद ऑर्डर किए थे पाकिस्तान से, जबकि अब ये ऑर्डर जो है 40,000 राउंड तोपखाना गोले में शामिल हो चुका है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया रवैये के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार लगातार पाकिस्तान के साथ एक के बाद एक बड़ी डील करता जा रहा है। विदेशी मामलों की जानकारी बता रहे हैं कि बांग्लादेश आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती बन सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से मिठास लेकिन भारत से खटास की अगर बात करें तो बांग्लादेश पाकिस्तान में लगभग 25,000 टन चीनी को लेकर समझौता हुआ है। कराची पोर्ट से जल्द ही चीनी जो है चटगांव पोर्ट पहुंचेगी। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने को लेकर समझौता किया और बहुत जल्द कराची पोर्ट से चीनी की खेप चटगांव पोर्ट पहुंच सकती है। कई दशकों के बाद पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के इतना बड़ा समझौता देखा जा सकता है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार को लेकर जिस तरह से बांग्लादेश में आवाजें उठ रही है, वो दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधों को नई दिशा को जन्म दे रही है। जबकि पहले बांग्लादेश भारत की चीनी पर ही निर्भर रहा है। 2022 में आयात लगभग $570 मिलियन का जो आयात है वो भारतीय चीनी का हुआ था। कट्टरपंथियों का मोहरा बने मोहम्मद यूनुस के फैसले बताते हैं कि जल्द ही जियोपॉलिटिकल और ट्रेड डायनामिक में बदलाव होने वाला है, जो बांग्लादेश की आयात रणनीति पर साफ दिखेगा। दक्षिण एशिया व्यापार रूट में आज भी भारत एक बड़ा प्लेयर है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार भले ही भारत के विकल्प को तलाशने पर काम कर रही हो, पर वो भूल गया है कि 4000 किलोमीटर की संयुक्त सीमा रेखा के साथ विकल्प नहीं, रिश्तों में मजबूती तलाशनी चाहिए, क्योंकि इतिहास कई बार अपने आप को दोहराता भी है। चलिए एक और सियासी खबर की बात कर लेते हैं। अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने की फिराक में। इसी वजह से 3 हफ्ते से संसद में भी हंगामा हो रहा है, लेकिन अब वो यही मुद्दा कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के बाकी दलों के बीच मनमुटाव का कारण बनता दिख रहा है। आज संसद में भी इसकी बानगी देखने को मिली है। अडानी मुद्दे को लेकर विपक्षी एकता एक बार फिर संदेहों के घेरे में आ गई। सोमवार को संसद परिसर में कांग्रेस ने अडानी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेसी सांसद मौजूद थे। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में टीएमसी और सपा सांसद नहीं शामिल हुए।
पिछले हफ्ते भी अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन में टीएमसी और सपा शामिल नहीं हुए थे। टीएमसी विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व उसके हाथ में देने की मांग कर रहा है, जबकि सपा कह चुकी है कि अडानी मुद्दा बड़ा नहीं है, वो संभल पर चर्चा की मांग पर अड़ा है। उधर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी की एक और कारण से ज्यादा चर्चा हो रही है। विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी एक मजाक की वीडियो रिकॉर्डिंग करते नजर आए। पार्लियामेंट छोड़ देना भैया, वो देखते हैं। अब आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है, मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा, पूरा कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का रिलेशन है। हमारा गुजरात फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा, पूरा देश का। ये आपकी इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है, अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। चलिए बात सीरिया की कर लेते हैं। सीरिया में 5 दशक के बाद तख्ता पलट हुआ है। सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत हो गया है। यही नहीं, हालात ऐसे हो गए कि राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। सीरिया में तख्ता पलट की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए आप। ये शोर शराबा, ये गोलीबारी और ये जश्न मनाती हुई भीड़, ये तस्वीरें हैं सीरिया की, जहां विद्रोहियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। सीरिया में 27 नवंबर को विद्रोहियों और सेना के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, जिसके बाद विद्रोहियों ने एक एक कर शहरों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था और 8 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर 50 साल लंबे शासन का अंत कर दिया, जिसके कारण सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को अपना ही देश छोड़कर परिवार के साथ रूस भागना पड़ा, जहां उन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी जा रही है। किस तरह विद्रोहियों ने एक एक कर सीरिया को लिया अपने कब्जे में, उन्हें भी जान देते हैं। 27 नवंबर सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष की शुरुआत। 1 दिसंबर सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर विद्रोही गुट एचटीएस का कब्जा। 5 दिसंबर एचटीएस ने हमा शहर पर कब्जा किया। 6 दिसंबर दारा में स्थानीय विद्रोहियों ने किया कब्जा। 7 दिसंबर होम्स पर एचटीएस के लड़ाकों का कब्जा। 8 दिसंबर दमिश्क में विद्रोही लड़ाके घुसे और राष्ट्रपति को देश छोड़कर रूस भागना पड़ा। जिस विद्रोही गुट ने सीरिया में अपनी धाक जमाई और जिस विद्रोही गुट के कारण 24 साल से सीरिया की सत्ता में रहे राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर रूस भागना पड़ा, उसका नाम हयात तहरीर आल शाम है, जिसके प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी है। कौन है अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसने बशर अल असद की तख्ता ही पलट कर रख दी, उसे भी जान लेते हैं। मोहम्मद अल जुलानी हयात तहरीर अम शाम का प्रमुख है और एक इस्लामिक नेता भी। अल जुलानी का जन्म 1982 में हुआ और उसकी परवरिश सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुई। अल जुलानी के परिवार का ताल्लुक गोलान हाइट्स इलाके से है। जुलानी ने जब एचटीएस को अल कायदा से अलग किया था, तब से वो सीरिया की सत्ता से बशर अल असद सरकार को हटाना चाहता था। 24 साल से सत्ता में रहने वाली बशर अल असद सरकार का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद सीरिया सत्ता अपने हाथों में कब हयात तहरीर अल शाम का गठन किया, उसे भी जान लेते हैं। साल 2016 के बाद आतंकी संगठन अल कायदा से अलग होने के बाद किया गया इसका गठन। ये कभी आतंकी संगठन अल कायदा की शाखा रहा था। पश्चिमी देश एचटीएस को आतंकी संगठन मानते हैं। सीरिया की ऐसी हालत देखते हुए इजराइल ने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे घुसपैठ कर सीरिया के कुछ इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। असद सरकार गिरने के बाद इजराइल ने 50 साल में पहली बार सीरिया बॉर्डर पार कर सेना भेजी। इजरायली सेना सीरिया के जिस इलाके में घुसी है वो डीमिलिटराइज्ड जोन है। डीमिलिटराइज्ड जोन से सीरियाई सेना भाग चुकी है। इजरायली सेना ने सीरिया की तरफ वाले माउंट हिरमोन इलाके समेत कई जगहों पर कब्जा किया है। 1967 की 6 डे वॉर के दौरान इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा किया था। इजराइल सीरिया के साथ 83 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।
आपको बता दें, सीरिया में साल 2011 में ही गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें सीरिया की जनता ने 10 साल से सत्ता में रहे बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद से ही सीरिया में फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट बना। इस बीच आतंकवादी संगठन ISIS ने इसमें एंट्री ले ली। लगभग एक दशक तक चले इस गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। तो चलिए महाकुंभ की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाकुंभ की 13 जनवरी की जो तारीख है, जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, कहा जा सकता है तैयारियां और तेज होती जा रही है और इसीलिए लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी महाकुंभ पहुंचे थे, महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की, खासतौर से जिस तरीके से रेलवे ने अपनी तैयारी कर रखी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 40 करोड़ श्रद्धालु जब 13 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक वहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ नजारा होगा। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। हमारे साथ बात करने के लिए DRM लखनऊ हैं। सर, एक बड़ी चुनौती सामने आने वाली है, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छे तरह से छठ पूजा को आपने निपटाया और अब महाकुंभ की बात आ रही है और करोड़ों के तादाद में लोग दर्शन करने आएंगे। तो क्या कुछ रेलवे प्रशासन ने प्रबंध किए हैं और कैसे कुछ इसको सुचारू रूप से किया जाएगा? इसमें 3 रेलवेज़ हैं इन्वॉल्व, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न रेलवे। करीब 9 रेलवे स्टेशन हैं जिनको अपग्रेड किया गया है, होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं। अगर मैं अपने 3 स्टेशंस की बात करूं, उसमें जो प्रयाग जंक्शन स्टेशन है जहां सबसे ज़्यादा भीड़ थी, तो वहां पे हमने 4 होल्डिंग एरिया एडिशनल बनाए हैं, जिसमें करीब 15,000 लोग आ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जमन हैंगर भी लगा रहे हैं, उसमें भी करीब 5 से 6,000 लोग आ सकते हैं। तो करीब 20,000 के जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी होल्डिंग के लिए, होल्डिंग का मेरा मतलब है कि यदि गाड़ी नहीं आई है वो वहाँ आके इंतज़ार करें आधा घंटा पौना घंटा, और फिर हम उनको एक बड़े कोऑर्डिनेटेड और संयोजित तरीके से उनकी ट्रेन तक पहुँचा सकें। तो ये होल्डिंग एरियाज़ डेवलप किए हैं। साथ ही अगर प्लेटफॉर्म क्रॉस करना पड़ जाए तो इस बार 12 मीटर के फुटओवर ब्रिज हमने बनाए हैं। ये बहुत ही विशाल हैं और इसमें भी अगर आप देखें 1500 से 2000 लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं, इतने चौड़े हैं ये। इससे काफ़ी सहूलियत होगी। इसमें क्रिस क्रॉस मूवमेंट हमने एकदम बंद किया है। अगर एक फुटओवर ब्रिज से मानिए 1 नंबर से 4 नंबर जाना है तो दूसरे से 4 से 1 आएंगे, तो कहीं भी क्रिस क्रॉस मूवमेंट नहीं होगा ताकि क्राउड को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो। साथ ही हमारे RPF और कमर्शियल के स्टाफ होंगे, ऊपर नीचे रस्से भी होंगे, सीटियाँ होंगी और एकदम आई कांटेक्ट बना के वो कंट्रोल्ड वे में ही जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको ट्रेन में चढ़ाएंगे। इसके अलावा हमने फाफामाऊ में भी एक फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री बनाई है, वहाँ भी होल्डिंग एरियाज़, टिकटिंग एरियाज़ बनाए हैं और बाकी जो खान पान का सामान है उसके लिए भी स्टॉल लगाएंगे ताकि श्रद्धालु ले सकें। और एक और ख़ास बात है कि हर होल्डिंग एरिया में टिकटिंग का भी हमने बना रखा है, मेडिकल मे आई हेल्प यू बूथ बना रखा है। सो सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलेगी वहाँ जो डिस्प्ले यूनिट्स होंगे उनसे, और अगर वो टिकट ले पा रहे हैं ठीक है, अगर नहीं ले पा रहे तो MUTS भी है कि हमारे ही जो टिकट बेचने वाले कर्मचारी हैं वहाँ तक जाके मोबाइल से टिकट निकाल के उनको दे देंगे। अच्छा सर, एक जो सबसे बड़ी बात देखना है, ट्रेनों में वृद्धि की गई थी। छठ पूजा में करीब 4500 नई ट्रेनें चली थी। इस बार महाकुंभ को देखते हुए कितनी ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं? और कल केंद्रीय मंत्री ने ये भी निरीक्षण किया आपके साथ, तो क्या कुछ ट्रेनें बढ़ने की बात कही जा रही थी? क्या कुछ नई ट्रेनें बढ़ाई गई हैं? वो हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया था कि काफ़ी हम लोग ट्रेन चलाएंगे। देखा जाए तो स्पेशल्स करीब तीनों रेलवे मिलके करीब 3000 चलाएंगे इस कुंभ पीरियड में, और 10,000 नॉर्मल ट्रेनें जो चल रही हैं वो चलेंगी ही। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम ट्रेन चलाएं। वो नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी हम लंबी ट्रेन कर सकते हैं, अगर हम मानिए 12 कोच की मेमू सोच रहे थे तो हम कोशिश करेंगे 20 कोच की ट्रेन चला पाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को हम वहाँ पे भेज सकें। बाकी उन्होंने पूरा निरीक्षण किया, सारी साइट्स हमारी देखी हैं, बाकी रेलवेज़ की भी, और वो संतुष्ट थे प्रोग्रेस से। और अब उन्होंने कहा है एकदम हम लोग सेवा भाव से जुट जाएं और पूरा सहयोग दें, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग लें भी, दें भी, और मिल के एज अ टीम हम लोग इसको एकदम सक्सेसफुल बनाएं। सर, मेडिकल फैसिलिटीज़ और दिव्यांगजन जो रहेंगे उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऐसा भी जानकारी मिला?
जी एकदम। आप देखिए जो हमारा प्रयाग स्टेशन है, प्रयाग जंक्शन, वहाँ पे हमने एक प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट हमने सेटअप कर दिया है। वहाँ हमारे डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक रहेंगे। बेसिक जो इंजरीज आती हैं, मानिए अगर स्टैम्पीड हुआ, उस तरीके की इंजरीज़ हों, बोन इंजरीज़ हुई या कहीं आग लगी या कुछ, उन सब को बेसिक ट्रीटमेंट देने में गोल्डन आवर जो कहते हैं उसमें वो सक्सेसफुल रहेंगे, सक्षम रहेंगे। और वहाँ से हमने एम्बुलेंसेस भी रखी हुई हैं और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ हमारी मीटिंग्स रही हैं कहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको भेजना है ताकि और अच्छी केयर हो सके। इसके साथ हर प्लेटफॉर्म पे हमारा जो पैरामेडिक स्टाफ है वो होगा। दोनों एंड पे हमने प्रयाग में बना रखे हैं हेल्थ यूनिट्स, और ऐसे ही फाफा मऊ में फर्स्ट और सेकंड एंट्री पे दोनों पे हमने बना रखे हैं। और बेसिक मे आई हेल्प यू और मेडिकल फैसिलिटी, फर्स्ट एड, वो हर होल्डिंग एरिया में मिलेगी उनको। सर, सुरक्षा एक बड़ा विषय होता है, जैसे कि इस बार जो है छठ पूजा में बहुत व्यापक सुरक्षा किया गया था। इस बार कुंभ एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, ज़्यादा तादाद में लोग होंगे, सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? इसमें हमारा अभी बहुत सारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो पुलिस है उनके साथ, जीआरपी, आरपीएफ, और अगर मैं बताऊं आरपीएफ के हम करीब 1800 सैनिक जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, बोथ अयोध्या और यहाँ पे प्रयाग एरिया में मिला के। उनके रहने के लिए स्टेशन के पास ही रखा है, वही मैन करेंगे, और जो ट्रेन्स हैं उसमें चढ़ाने के लिए वो करेंगे। साथ ही जो हमारा इंजीनियरिंग विभाग है उसके साथ वो रेगुलर अपनी इंस्पेक्शन करेंगे ट्रैक की भी, ताकि साइड से, क्योंकि काफ़ी घर हैं, वहाँ से कोई किसी प्रकार का इन्फ्रिंजमेंट ना हो। लास्ट कुंभ में ये हुआ था कि काफ़ी लेवल क्रॉसिंग से लोग आ जाते थे, तो इस बार ये खुशी की बात है कि हम 6 से 7 फाटक जो हैं उनको हम अभी बंद कर देंगे अगले 8-10 दिनों में, क्योंकि हमने रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास बना दिए हैं वहाँ पे। सो इस बार मुझे नहीं लगता कि ट्रेसपासिंग की प्रॉब्लम होगी और हम लोग गाड़ियाँ आराम से चला पाएंगे। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं, रेलवे प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और लगातार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ लगातार दौरे चल रहे हैं। लगातार डीआरएम लखनऊ की बात करें तो पिछले 1 महीने से लगातार वो प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को सुगम व्यवस्था करने के लिए रेलवे प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और महाकुंभ एक भव्य कुंभ होगा जो देश नहीं पूरी दुनिया में जो है अपना परचम लहराएगा। कैमरा दिनेश के साथ अभिषेक त्रिपाठी, डीडी न्यूज, लखनऊ। चलिए बदलते हुए मौसम की बात कर लेते हैं। कहीं ठंड, कहीं शीतलहर, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी शुरू हो चुकी है। किस राज्य में मौसम का मिजाज कैसा रहा, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। ये हसी वादियां, ये खुला आसमां और आसमां से बरसती बर्फबारी, ये नजारा कितना खूबसूरत है। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल चुका है और इन नज़ारों से ही ये साफ पता चल रहा है कि कड़ाके की ठंड जल्द ही दस्तक देने वाली है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद वहां से बेहद खास तस्वीरें सामने आई हैं। आपको एक एक करके हर राज्य के मौसम का हाल भी बताएंगे, मगर सबसे पहले बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखिए जो आपको भी पहाड़ों पर बुला रही हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। कुपवाड़ा में हुई ये बर्फबारी इतनी ज्यादा तेज थी कि लोगों के घरों के छत बर्फ से ढक गए, सड़कें छिप गई, आसमान में सब कुछ धुंधला सा हो गया। वहीं गुलमर्ग में भी दूर दूर तक बर्फ की चादर बिछ गई। यहाँ भी सड़कें बर्फ के नीचे ढक गई। अगली तस्वीर किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है, मगर ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि ताजा बर्फबारी के बाद सोनमर्ग की तस्वीर है। यहाँ बर्फबारी के बाद सोनमर्ग की सुंदरता में 4 चांद लग गए। सड़कों और पहाड़ों पर बर्फ की परत जम गई। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की परत ही दिखाई दे रही है। वहीं श्रीनगर में शीतलहर जारी है। जैकेट, टोपी सब कुछ पहने रहने के बावजूद यहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। सोमवार को जोजिला, कारगिल में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। वहीं लेह में -12.8 डिग्री और गुलमर्ग में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम का पारा -6.8 डिग्री, पुलवामा में -6.7 डिग्री, शोपियां में -7.5 डिग्री, श्रीनगर में -3.3 डिग्री, सोनमर्ग और अनंतनाग में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं कारगिल में भी बर्फबारी हुई, जिसके बाद सड़क पर बर्फ की परत जम गई थी। जोजिला दर्रे में सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है।
अब अगली तस्वीर हिमाचल प्रदेश की मनाली से है, जहां बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। यहां पर्यटक ताजा बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। कुछ लोग बर्फ पर स्कीइंग करते दिखाई दिए, तो वहीं कुछ बर्फ में चलकर उसका मजा लेते दिखे, तो वहीं कुछ लोग पैराग्लाइडिंग करते और फोटो भी लेते दिखाई दिए। हर किसी के चेहरे पर बर्फबारी का मजा लेने की खुशी साफ दिखाई दे रही है। खबरों के साथ आज भी बस इतना ही। नमस्कार।